अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सेकेंड ईयर फेज़ के पास्ट पेपर्स के न्यूमेरिकल और बारी है 2016 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की। पहला जो न्यूमेरिकल था वो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 ही है और इसमें गिवन है द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर ऑफ कार्नो इंजन इज़ एट 200 डिग्री सेल्सियस और उसकी एफिशिएंसी 35% है। ठीक है, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर गिवन है 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और एफिशिएंसी गिवन है 35%। हम चाहते हैं कि हम उसकी एफिशिएंसी को 35% से बढ़ाकर 45% कर दें। तो बाय हाउ मच डिग्रीज शुड द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर बी डिक्रीज, कितना कम करना पड़ेगा कोल्ड टेम्परेचर का रिजर्वायर इफ द टेम्परेचर ऑफ द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर रिमेन्स कांस्टेंट, जबकि जो हॉट बॉडी है यानी कि हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है उसको हमें रखना है कांस्टेंट और जो कोल्ड बॉडी है उसके टेम्परेचर को हमें डिक्रीज करना है। डेटा के अंदर हॉट रिजर्वायर 200 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 करेंगे ताकि केल्विन में आंसर आए। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है वरना तो सब कुछ गलत हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा 473 केल्विन में। ठीक है ना, हमने केल्विन में कन्वर्ट कर दिया है टेम्परेचर को। अच्छा, इनिशियल एफिशिएंसी 35% थी, हम चाह रहे हैं उसकी एफिशिएंसी 35 के बजाय 45% हो जाए। तो हमें मालूम करना है चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर। कोल्ड रिजर्वायर T2 होता है, इसी वजह से उसी का चेंज मालूम करना है। तो डेल्टा T2 आएगा और हॉट रिजर्वायर T1 होता है। तो भाई स्टार्ट करते हैं एफिशिएंसी के फॉर्मूले से। तो E बराबर होता है 1 माइनस T2/T1 इंटू 100। सो 35% के लिए सॉल्व करेंगे तो 35% के लिए E1 आएगा इधर। ठीक है, और बाकी टेम्परेचर हमने कितना कन्वर्ट करा है केल्विन के अंदर। केल्विन के अंदर हमने टेम्परेचर निकाल लिया था 473 केल्विन। अच्छा, वैल्यू पुट करेंगे 35 और ये जो 100 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। बाकी सब सेम है, 35 डिवाइड बाई 100 0.35, 1 माइनस T2/473। नेक्स्ट स्टेप माइनस का T2 और 473 इस तरफ और ये 0.35 इधर आकर माइनस हो जाएगा। 1 माइनस 0.35 ये 0.65 होता है और फाइनली 473 यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 0.65 इंटू 473। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास T2 का यानी कि कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर 307.45 केल्विन। और ये जो टेम्परेचर आया ना ये तब आया जब एफिशिएंसी 35% थी। अब कैलकुलेट करेंगे सेम टेम्परेचर को फॉर 45% यानी कि सेकेंड एफिशिएंसी। सो E2 आ जाएगा 1 माइनस T2 प्राइम लगा दिया यहाँ पे ताकि आपको याद रहे, मतलब दूसरा है ये जो फाइनल जो हमें चाहिए जो डिज़ायर्ड है ये वो है T2 और 473 कांस्टेंट रखा था, यहाँ पे लिखा हुआ हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को कांस्टेंट रखना है। सिमिलरली उसी तरीके से सॉल्व होगा यहाँ पर 45 E2 की जगह पर आ गया 100 जाके डिवाइड हो गया तो 0.45 और फाइनली ये वाली वैल्यू इस तरफ आकर प्लस की हो जाएगी, 0.45 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। 1 माइनस 0.45 0.55 इंटू ये जो वैल्यू इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा 0.55 इंटू 473। अब जो फाइनल आंसर आएगा T2 प्राइम वो है 260.15 केल्विन। अच्छा, हमसे ये नहीं पूछा था कि कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर 35 पे कितना होगा 45 पे कितना होगा, हमसे पूछा गया कितना हमें डिक्रीज़ करना पड़ेगा। तो एक्चुअली हमें क्या करना है, हमें T2 जो हम लोगों ने इससे पहले मालूम करा था उसमें से T2 प्राइम को माइनस कराएंगे। 35% के लिए 307.45 आंसर आया था, 45 के लिए इतना होना चाहिए तो चेंज निकालना है यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है, आंसर आएगा 47.3 केल्विन। तो अगर हम टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर को इतना डिक्रीज़ कर दें तो एफिशिएंसी 35% से बढ़ के 45% हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, रेजिस्टेंस है एट 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ अ सिल्वर वायर जो कि हमें फाइंड करना है 1 मिलीमीटर इन डायमीटर एंड 1000 सेंटीमीटर लॉन्ग और हमें रेजिस्टिविटी गिवन है और टेम्परेचर कोफिशिएंट भी गिवन है। तो जैसे ही आप ये दोनों वैल्यूज़ देखो तो समझ जाओ कि भाई रेजिस्टिविटी वाला फॉर्मूला भी यूज़ होगा और जो टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला फॉर्मूला है वो भी यूज़ होगा। तो डायमीटर ऑफ बार 1 मिलीमीटर, ओके उसको 1 एक्सपेंड -3 कर दिया। लेंथ ऑफ वायर 1000 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 100 10 मीटर्स हो जाएगा। टेम्परेचर, अच्छा ये जो टेम्परेचर गिवन होता है याद रखिए ये डेल्टा टी होता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि उसको हम 0 डिग्री सेल्सियस से माइनस कर रहे होते हैं तो उसको सिर्फ टी भी लिखा जा सकता है। मतलब ये समझ जाओ डेल्टा टी टी माइनस 0 डिग्री है तो 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं। तो डेल्टा टी बराबर आ सकता है टी के जो कि 100 डिग्री सेल्सियस या केल्विन के बराबर हो सकता है क्योंकि चेंज इन सेल्सियस बराबर होता है चेंज इन केल्विन के। हमें मालूम करनी है रेजिस्टेंस है टी डिग्री सेल्सियस जिसको हम कह सकते हैं आर टी यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमें रेजिस्टेंस मालूम करनी है। बट पहले हमें पता होनी चाहिए कि 0 डिग्री सेल्सियस पर कितनी है रेजिस्टेंस, जो कि इस फॉर्मूले से आती है आर इज इक्वल टू रॉ एल ओवर ए। रॉ रेजिस्टिविटी है, आल जो एल है वो लेंथ है और ए जो है वो एरिया है। एरिया खुद बराबर होता है पाई डी स्क्वायर ओवर 4 के। तो उधर पाई डी स्क्वायर ओवर 4 आएगा, ऊपर वैल्यू आ गई जो रेजिस्टिविटी गिवन थी 1.52 10⁻⁻8 इंटू 10 जो लेंथ है।
तो ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व करके 15.2 एक्सपोनेंट माइनस 8 और यहाँ पर डी की वैल्यू 1 एक्सपोनेंट माइनस 3 और इसका हमने किया है स्क्वायर। और जब हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको 15.2 एक्सपोनेंट माइनस 8 और ये है 7.85 एक्सपोनेंट माइनस 7, सो आर का आंसर आ जाएगा 0.193 ओम्स। और अब हमें क्या करना है, अब हमें वैल्यू मालूम करनी है अब हमें वैल्यू मालूम करनी है रेजिस्टेंस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, जो कि आ सकता है सिंपल सा फॉर्मूला टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का, आर टी इज इक्वल टू आर 1 प्लस अल्फा टी। आर एक्चुअली जो रेजिस्टेंस होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे 0.193, अच्छा अल्फा था 0.0038 और टेम्परेचर था 100। सिंप्लीफाई करने के बाद सिंपल है, कैलकुलेटिंग द वैल्यूज रखोगे डायरेक्टली आंसर आएगा 0.267 ओम्स, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सिल्वर वायर की रेजिस्टेंस इतनी ही होगी, यानी कि 0.267 ओम्स। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5, एक आयरन कोर है सोलिनॉइड जिसमें 600 टर्न्स है, एज अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सोलिनॉइड है, अच्छा करंट है 4 एम्पियर का पास कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है 0.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा इसमें इफ़ द करंट इज टर्न ऑफ, जो कि हमने करंट को ऑफ कर दिया 0.2 सेकेंड में। और व्हाट इज इट्स सेल्फ इंडक्टेंस, दो चीज़ें हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी पता करना है और सेल्फ इंडक्टेंस भी पता करनी है। नंबर ऑफ टर्न 600, क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि मीटर स्क्वायर में जाना है तो 2 मरतबा 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, लाजमी तौर पे ये मिस्टेक स्टूडेंट अक्सर करते हैं, आपने याद रखना है सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाना है तो 2 मरतबा डिवाइड कराना पड़ेगा 100 से, तो 2 एक्सपोनेंट माइनस 4। जो करंट चेंज हुआ है, क्योंकि करंट फाइनली तो जीरो ही हो गया ना, क्योंकि उसको टर्न ऑफ कर दिया। पहले कितना था, पहले था करंट 4 एम्पेयर और फिर बाद में जीरो, तो चेंज इन करंट 4 एम्पेयर आएगा। मैग्नेटिक फील्ड 0.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, इंड्यूस्ड ईएमएफ और सेल्फ इंडक्टेंस मालूम करनी है, जबकि वो टाइम जिसके अंदर करंट चेंज हुआ है वो 0.2 सेकेंड है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को इस्तेमाल करते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ मालूम करने के लिए, बट प्रॉब्लम ये है कि हमें नहीं पता फ्लक्स कितना है। तो फ्लक्स के लिए फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं बी इंटू डेल्टा ए। तो बी और डेल्टा ए एक्चुअली हमें मालूम है, तो इसी वजह से गिवन था कि हमें फ्लक्स मालूम करना पड़ेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स, नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फ्लक्स एरिया डिवाइड बाय कितना टाइम 0.2 सेकेंड, तो आंसर आ जाएगा 0.24 वोल्ट्स। ये है हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ। और जैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ पता करना है तो फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्राइमरी फार्मूला हमारे पास, उसी को यूज़ करना है। अब सेल्फ इंडक्टेंस मालूम करनी है तो सेल्फ इंडक्शन का ही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। सेल्फ इंडक्शन के मुताबिक एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। करंट का चेंज आया था 4 एम्पेयर, ईएमएफ इंड्यूस्ड अभी भी मालूम करा 0.24 और डेल्टा टी 0.2 था, रीअरेंज करके आंसर आ जाएगा 0.012 हेनरी, जिसको अगर मिली हेनरी में कन्वर्ट करना चाहो तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे लाजमी नहीं था तो मैंने भी कन्वर्ट नहीं किया। तो ये में भी आ गया 0.24 वोल्ट और सेल्फ इंडक्टेंस भी आ गई 0.012 हेनरी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6, सोडियम सरफेस इज शोन विद लाइट ऑफ वेवलेंथ। इतनी वेवलेंथ गिवन है हमें लाइट की जिससे शाइन करा है हमने सोडियम की सरफेस को। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स मालूम करनी है एंड कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ सोडियम, जबकि वर्क फंक्शन गिवन है सोडियम का 2.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो डेटा तो आसान है, वेवलेंथ गिवन है, डायरेक्टली कुछ भी कन्वर्ट नहीं करना। काइनेटिक एनर्जी आ गई कट ऑफ वेवलेंथ, लेमडा नॉट या लेमडा सी से शो करते हैं, दोनों ही करेक्ट है। और वर्क फंक्शन क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था तो उसको हमने जूल्स में कन्वर्ट करना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाने के लिए मल्टीप्लाई कराते हैं 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 से, तो आ जाएगा 3.92 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल्स। तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है उसके मुताबिक एच सी ओवर लेमडा माइनस वर्क फंक्शन बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी के, जितनी एनर्जी दी उसमें से माइनस होता है कितनी इस्तेमाल हुई वर्क फंक्शन के तौर पर, तो बाकी नज़र आती है एज काइनेटिक एनर्जी। सो लेमडा सी, एच सी ओवर लेमडा की वैल्यू, एच की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई, लेमडा की वैल्यू आ गई, और बाकी ये तो हम कन्वर्ट कर चुके हैं जूल्स के अंदर। इधर सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 19, और फिर उसको इसमें से माइनस करा देंगे 3.92 एक्सपोनेंट माइनस 19 में से, आंसर आ जाएगा 2.69 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल। बट क्वेश्चन क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था और बहुत छोटी वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी की, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिस तरीके से भी यहाँ पे किया है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाने के लिए इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाने के लिए डिवाइड कराएंगे 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 से, सो आंसर आ जाएगा 1.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अच्छा अभी तो एक पार्ट हुआ है, दूसरा निकाल लेते हैं कट ऑफ वेवलेंथ। कट ऑफ वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला
यही जो फॉर्मूला है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं वर्क फंक्शन के लिए, वो होता है एच सी ओवर, यहाँ पर आता है लेमडा नॉट ही होता है कट ऑफ वेवलेंथ। सो कट ऑफ वेवलेंथ को अलग करेंगे और ये वैल्यू इधर आ जाएगी फाई की, तो एच सी ओवर फाई, एच की वैल्यू, सी की वैल्यू, फाई की वैल्यू, ये आ जाएगा 5.05 एक्सपोनेंट -7 मीटर। ये कट ऑफ वेवलेंथ है। इस वेवलेंथ से ज़्यादा वेवलेंथ होने के बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, इसी वजह से इसे कट ऑफ वेवलेंथ कहते हैं। सो दोनों वैल्यूज आ गई, वर्क फंक्शन भी और कट ऑफ वेवलेंथ भी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7, शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मालूम करनी है इमिटेड फोटॉन्स की हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा विच इज़ इन पी फंड सीरीज। तो अब ये न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीरीज़ का नाम चेंज हो सकता है बट शॉर्टेस्ट और वेवलेंथ का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी तरीके से रहेगा। देखो जैसे ही हमें किसी सीरीज़ का नाम दिया जाता है तो हमें एन पता लग जाता है, फाइनल ऑर्बिट, लेमन, बैलमर, पैशन, ब्रैकेट, पी फंड 5वें नंबर पर आता है। सो एन हो जाएगा 5, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लेमडा मैक्स और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लेमडा मिनिमम कर देते हैं उसको। अच्छा अब समझना क्या है, देखो हमें इस्तेमाल करना है राइटबर्ग्स फार्मूला। राइटबर्ग्स फार्मूला 1/λ इज इक्वल टू आर एच इन टू 1/NF² माइनस 1/NI²। अच्छा जी, अब हमें NI का प्रॉब्लम है ना, लॉन्गेस्ट के लिए क्या रखें, शॉर्टेस्ट के लिए क्या रखें। याद रखिए लेमडा का जो ताल्लुक है ना एनर्जी से, लॉजिकली समझा रहा हूँ ताकि आपको कभी रटना ना पड़े बल्कि आप याद रखें। एनर्जी का जो ताल्लुक है ना लेमडा के साथ वो है इन्वर्स। कहने का मकसद ये है कि एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है ना वेवलेंथ उतनी कम होती है। ये देखिए, यानी कि वेवलेंथ जब कम है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, तो इस पॉइंट के ऊपर एनर्जी ज़्यादा इमिट होगी। ठीक है ना, यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा इमिट होगी, जबकि लेमडा मैक्स जो है एनर्जी, लेमडा मैक्सिमम है तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी मिनिमम होगी। एनर्जी मिनिमम का मतलब एनर्जी कम से कम कब इमिट होगी। अब याद रखिए कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अगर 5वें ऑर्बिट की बात हो रही है तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी इमिट होती है वो तब होगी जब इलेक्ट्रॉन किसी इनफाइनाइट ऑर्बिट से 5वें ऑर्बिट की तरफ आए। जितना दूर से आएगा उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, तो इनफाइनाइट से बड़ा तो कुछ होता ही नहीं। इनफाइनाइट से अगर 5वें की तरफ आएगा तो एनर्जी मैक्सिमम होगी, यानी कि वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होगी। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ना गिवन सीरीज के बस ऊपर वाला ऑर्बिट होता है, यानी गिवन सीरीज फिलहाल 5 है ना, तो इसका ऊपर वाला ऑर्बिट कौन सा हो जाएगा, 6th ऑर्बिट। अगर फॉर एग्जाम्पल यही क्वेश्चन बेलमर के लिए होता तो बेलमर के लिए एन होता है 2, तो इसका मतलब उसके लिए अगर मुझे मालूम करना होता कि भाई लेमडा मैक्स कब होगा, तो लेमडा मैक्स का मतलब होता वो टू यानी कि दूसरे ऑर्बिट से एक ऊपर से आता है, यानी कि तीसरे से आता। तो फिलहाल क्योंकि पी फंड की बात हो रही है तो लॉन्गेस्ट के लिए छठे से आएगा और शॉर्टेस्ट के लिए कहाँ से आएगा, इनफाइनाइट से। लॉन्गेस्ट के लिए एक ऊपर से आता है, लॉन्गेस्ट के लिए एक ऊपर से आता है। एक ऊपर का मतलब हो गया अगर 5वां है NF तो उससे ऊपर वाला हो जाएगा 6, तो बस NI 6 हो गया यहाँ पे। 1/5 का स्क्वायर 1/25, 1/6 का स्क्वायर 36, एलसीएम लेके 11/900 और रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि 1/λ मैक्स की वैल्यू है ये, तो 1/λ मैक्स की जगह पर अगर मुझे लेमडा मैक्स की वैल्यू निकालनी है 1 नहीं, लेमडा मैक्स बराबर आ जाएगा 900 डिवाइड बाई दिस, तो वो आ जाएगा 7.45 एक्सपोनेंट -6 मीटर्स। अच्छा सेम हम जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट समझाया, जो शॉर्टेस्ट है उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम बहुत दूर से यूज़ करेंगे। बहुत दूर का मतलब हो जाता है इनफाइनाइट। शॉर्टेस्ट के लिए तो हमेशा इनफाइनाइट ही होगा चाहे कोई भी सीरीज़ गिवन हो। सो 1/∞ 0 होता है, 1/5 25, और उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास लेमडा मिनिमम का आंसर आ जाएगा। लेमडा मिनिमम का डायरेक्ट आंसर है 25/1.097 एक्सपेंट 7, यानी कि 2.27 एक्सपेंट -6 मीटर्स। ठीक है, तो दोनों आ गए, शॉर्टेस्ट भी आ गई वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट भी। इफ़ द नंबर ऑफ एटम्स पर ग्राम ऑफ रेडियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 88 और एटॉमिक मास है 226, तो उसके नंबर ऑफ एटम्स पर ग्राम गिवन है 2.66 10⁻21 एंड इट डीकेज विद अ हाफ लाइफ ऑफ 1622 ईयर्स, और उसकी हाफ लाइफ गिवन है। फाइंड द डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट पता करना है, लेमडा पता करना है, एक्टिविटी ऑफ द सैंपल, और वैल्यू गिवन है कि एक एयर के अंदर 3.15 10⁻7 सेकेंड्स होते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना बिल्कुल बुक का ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। और ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, डेटा बना लेते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स पर ग्राम है, n बराबर है 2.66 10⁻21 एटम्स। अच्छा जी, हाफ लाइफ गिवन है जिसे हम टी हाफ से शो करते हैं 1622 ईयर्स। ठीक है, इतने ईयर्स के बराबर है, लेकिन हमें तो सेकंड चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन नंबर ऑफ ईयर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3.15 10⁻7 से, तो आंसर आएगा 5.1 10⁻10 सेकेंड्स,
यानी कि हमने सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया। नाउ डी के कांस्टेंट लैम्डा होता है, वो मालूम करना है, और एक्टिविटी ऑफ द सैंपल जिसे हम ए से शो करते हैं, कैपिटल ए से, वो हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले टी बराबर होता है टी हाफ, यानी कि हाफ लाइफ बराबर होती है 0.693 जो ln 2 की वैल्यू है डिवाइड बाय लैम्डा। अब क्लियरली यहाँ पे हाफ लाइफ पता कर गिवन है और हमें डी के कांस्टेंट पता करना है, तो एक ही फॉर्मूला है जिसमें हाफ लाइफ और डी के कांस्टेंट दोनों आ रहे हैं, और वो यही है 0.693 डिवाइड बाय लैम्डा। रीअरेंज करेंगे, फिर वैल्यूज पुट कर देते हैं टी हाफ की, तो टी हाफ बराबर आ जाएगा 5.10 10 रेज टू द पावर 10, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड करी थी सेकंड्स में। सो लैम्डा का हमारे पास आंसर आ जाएगा, लैम्डा बराबर आएगा 1.36 10 रेज टू द पावर -11 सेकेंड इनवर्स। ठीक है ना, इसका यूनिट सेकेंड इनवर्स होता है बिकॉज इसका यूनिट जो है वो सेकेंड था, ऊपर वाली वैल्यू का तो कोई यूनिट है ही नहीं, तो इसका यूनिट हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। ओके, नाउ एक्टिविटी की बारी है, तो एक्टिविटी बराबर होती है लैम्डा इंटू एन। लैम्डा हम लोगों ने अभी भी मालूम करा है और एन गिवन था, मल्टीप्लाई कराएंगे 1.36 10 रेज टू द पावर -11 जो कि हमारी वैल्यू थी लैम्डा की, और एन 2.66 10 रेज टू द पावर 21, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.6 10 रेज टू द पावर 10 एटम्स डिसइंटीग्रेट पर सेकंड। एक्टिविटी का यही मतलब होता है कि हर सेकंड के अंदर कितने एटम्स जो है वो डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, तो यूनिट भी हम इसी तरीके से लिखेंगे कि भाई इतने एटम्स डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं हर सेकंड में। तो रिजल्ट मेंशन करेंगे, तो रिजल्ट भी ऐसे ही होगा कि पहले आप डी के कांस्टेंट मेंशन कर दें 1.36 एक्सपोनेंट -11 सेकंड इनवर्स, और फिर एक्टिविटी ऑफ द सैंपल लिख दें 3.6 10 रेज टू द पावर 10 एटम्स डिसइंटीग्रेट होते हैं पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9, अल्फा पार्टिकल है जिसका चार्ज है 3.2 एक्सपोनेंट -19 कूलम और मास है 6.68 10 रेज टू द पावर -27 किलोग्राम, और उसे मोशनलेस रखा गया है दो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स के दरमियान में, और वो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स सेपरेट हुई हुई हैं 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से। और फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, हमें पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, वोल्टेज फाइंड करना है, और डिस्टेंस एक्चुअली हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर से जब हम जाएंगे सेंटीमीटर्स में, सेंटीमीटर से मीटर्स में, तो डिवाइड बाय 100 कराएंगे, आ जाएगा 0.1 मीटर्स। अच्छा, आप कंसीडरेशन समझ लो, देखो अल्फा पार्टिकल है ना, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको अगर मैंने दो हॉरिजॉन्टल मेटल प्लेट्स के दरमियान में मोशनलेस रखा है, तो यकीनन वेट जो उसे डाउनवर्ड लेकर जा रहा होता है उसको जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बैलेंस करेगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हमने ऐसे रखी है कि हमने नेगेटिव चार्ज ऊपर रखा है और पॉजिटिव चार्ज नीचे, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहा होगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा होगा, और वेट को वो बैलेंस कर रहा होगा, यानी कि एफ ई बराबर है डब्ल्यू के। और ये जो चार्जेस हैं नेगेटिव पॉजिटिव, ये देने के लिए यकीनन हमने वोल्टेज अप्लाई करा होगा, तो वही वोल्टेज हमें मालूम करना है कि कितना वोल्टेज हमने अप्लाई किया कि इतने चार्ज और इतने मास वाला जो अल्फा पार्टिकल है वो मोशनलेस हो जाए, यानी कि वेट बैलेंस हो जाए एफ ई के। पूरी की पूरी लॉजिक यही है। सो गिवन कंडीशन एफ ई बराबर है डब्ल्यू के, सो क्यू ई इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला पता है, एफ बराबर होता है क्यू ई के और डब्ल्यू बराबर होता है एम जी के। अच्छा, क्योंकि वोल्टेज यहाँ पे है नहीं तो हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा वोल्टेज को, तो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है ई इंटू डी। यहाँ से ज़रा ई की वैल्यू निकालो तो वी अपॉन डी के बराबर आ जाएगा ना, अगर ई की वैल्यू निकालेंगे तो बराबर आ जाएगा वी ओवर डी के, और इसी ई की वैल्यू को यहाँ पर हम ई की जगह पे पुट करेंगे, और जैसे ई की जगह पे पुट करेंगे तो वी ओवर डी आएगा, तो हो जाएगा क्यू वी ओवर डी इज इक्वल टू एम जी। वैल्यू हमें चाहिए वोल्टेज की, तो रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करके एम जी डी अपॉन क्यू हो जाएगा। एम भी पता है, जी भी पता है, डी भी पता है और क्यू भी पता है, कैलकुलेटर के अंदर वैल्यूज़ रखनी है और वी का आंसर लाना है। वी का आंसर हो जाएगा 2.045 एक्सपोनेंट -8 वोल्ट्स। ठीक है, तो इतना ही वोल्टेज लगाना पड़ेगा ताकि एक अल्फा पार्टिकल मोशनलेस हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 11, एक प्रोटॉन है जिसका चार्ज है 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम और मास है 1.67 10 रेज टू द पावर -27 किलोग्राम। एक्सेलरेट किया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 एक्सपोनेंट 5 वोल्ट्स। फिर वो एंटर होता है परपेंडिकुलरली इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैक्सिमम फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होगी, और इंटेंसिटी है उस मैग्नेटिक फील्ड की 0.5 टेस्ला। सो फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ द प्रोटॉन, जो प्रोटॉन का सर्कुलर पाथ बनेगा, जाहिर सी बात है जब प्रोटॉन एंटर होगा किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो वो उसको सर्कुलर पाथ में मूव कराने की कोशिश करेगा, तो उसी सर्कुलर पाथ में जब मूव कराएगा तो कुछ ना कुछ उस सर्कुलर पाथ का रेडियस भी होगा, वही रेडियस हमें मालूम करना है, यानी कि वाई एक्सेस में या ऊपर या नीचे जैसे भी डिफ्लेक्ट होगा, बहरहाल वो वाई एक्सेस में डिफ्लेक्ट होगा तो वो एक सर्किल बनाएगा, वर्टिकल सर्किल बनाएगा जिसका रेडियस हमें फाइंड करना है। यानी चार्ज टू मास रेशो वाला न्यूमेरिकल है ये। चार्ज ऑन प्रोटॉन गिवन है, मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है,
पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 6 एक्सपोनेंट 5, मैग्नेटिक फील्ड एंगल 90 डिग्री क्योंकि लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर और रेडियस फाइंड करना है। सो गिवन कंडीशन ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेटिक फील्ड के जब एंटर हुआ वो चार्ज, तो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हुई उसके ऊपर, तो वही एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे काम करेगी, यानी कि उसको घुमाने का काम करेगी, एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करवाने का काम करेगी, और इसी वजह से वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा और हमें रेडियस मालूम करना है। बट बात यह है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स इस्तेमाल जो अप्लाई होगी वो वेलोसिटी वाई एक्सिस के अंदर होगी उस पार्टिकल की ना, क्योंकि पार्टिकल वाई एक्सिस से मूव करेगा, इसी वजह से वी का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, वी वाई का स्क्वायर लिखेंगे। बाकी मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला तुम्हें पता है, क्यू वी बी साइन थीटा के बराबर होता है। अच्छा, जब वी वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो वी वाई खुद बराबर होगा वी साइन थीटा के, और स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पे भी हमने स्क्वायर लगा दिया। अच्छा, फिर क्या होगा, एक साइन से यहाँ का एक साइन हो जाएगा कैंसिल, और इसी तरीके से एक वी से कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा यहाँ पे एम वी साइन थीटा, यहाँ पे आ जाएगा क्यू बी और अपॉन में आर। तो अगर आर की वैल्यू चाहिए तो एम वी साइन थीटा ओवर क्यू बी कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि क्यू हमें पता है, बी हमें पता है, एंगल हमें पता है, मास हमें पता है, बट हमें वेलोसिटी नहीं पता। वेलोसिटी मालूम करने के लिए चार्ज टू मास रेशो को इस्तेमाल करेंगे, जिसके मुताबिक v बराबर होता है √2 EV ओवर m, क्योंकि यहाँ पे चार्ज को मैंने q से शो करा है तो इस वजह से e की जगह पे मैंने q लिख दिया, 2qv ओवर m, q की वैल्यू, v की वैल्यू, m की वैल्यू। कैलकुलेटर के अंदर डायरेक्टली लिखना है, रूट लेंगे, आंसर आएगा 1.027 एक्सपोनेंट 7 मीटर पर सेकेंड, और फिर इस वेलोसिटी की वैल्यू को रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में वेलोसिटी की जगह पर, तो बनेगी इक्वेशन, ये आ गई चार्ज की वैल्यू, ये आ गई हमारे पास जो वेलोसिटी है, साइन 90 परपेंडिकुलर था, मैग्नेटिक फील्ड 0.5 और चार्ज है 1.6 एक्सपोनेंट -19। सो रेडियस आ जाएगा 0.2236 मीटर्स, यानी कि जब वो प्रोटॉन उस पोटेंशियल जो उस मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होगा तो उसके सर्कुलर पाथ का रेडियस होगा 0.2236 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 14, हमें फाइंड करनी है बाइंडिंग एनर्जी एंड पैकिंग फ्रैक्शन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, और टेलोरियम की है जिसका एटॉमिक नंबर 52 है और एटॉमिक मास है 126, मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है, मास ऑफ न्यूट्रॉन गिवन है, मास ऑफ टेलोरियम गिवन है, और 1U जो बराबर होता है 1 यूनिफाइड मास, अगर एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो एनर्जी बनती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो डेटा बना लेते हैं, मास ऑफ टीई, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, बाइंडिंग एनर्जी एंड पैकिंग फ्रैक्शन। बाइंडिंग एनर्जी के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता होना बहुत ज़रूरी है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन तो आपको पता है 52 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, बट अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए होते हैं तो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं, तो 126 माइनस 52, ये आ जाएगा आंसर 74। तो याद रखिए प्रोटॉन की तादाद 52 है और न्यूट्रॉन की तादाद 74 है, क्योंकि उसको हमें यूज़ करना है बाइंडिंग एनर्जी की कैलकुलेशन में। मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा, प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा, और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ गया टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी कि जो भी चीज़ न्यूक्लियस के अंदर है उसका टोटल मास कितना है, उसमें से मास माइनस करा देंगे टेलोरियम का, यानी कि टीई का, जो कि गिवन है। वैल्यूज पुट करते हैं, ये आ गया मास ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन 52 थे, ये आ गया मास ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाले थे 74, और बाकी टेलोरियम का मास 125.9033। अच्छा जी, 52 इंटू दिस, ये वैल्यू आ गई 1.0086 इंटू 74, 74.6364, फिर इन दोनों को ऐड किया तो 127.042, फिर उसमें से माइनस हो जाएगा 125.9033, तो आंसर आ जाएगा 1.1387 यूनिफाइड मास। ये आया है मास डिफेक्ट। अब निकालेंगे बाइंडिंग एनर्जी इंटू सी स्क्वायर, और जब यूनिफाइड मास में गिवन होता है, यूनिफाइड मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो एक यूनिफाइड मास से इतनी एनर्जी बनती है, तो इसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कराते हैं हम, 1060.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बाइंडिंग एनर्जी है। और जब हमें निकालना होता है पैकिंग फ्रैक्शन, तो पैकिंग फ्रैक्शन होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो जो भी बाइंडिंग एनर्जी आती है उसको नंबर ऑफ न्यूक्लियन यानी कि एटॉमिक मास से डिवाइड कराते हैं, तो वो हो जाएगा 1060.7 डिवाइड बाई 126, आंसर आ जाएगा 8.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। सो दोनों चीज़ें आ गई, बाइंडिंग एनर्जी भी आ गई और पैकिंग फ्रैक्शन भी आ गई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्योंकि ऊपर वाला आंसर ही मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, तो ये वाला आंसर भी आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर।